हाय एवरीवन, वेलकम टू उमान अकेडमी। आप सभी का उमान अकेडमी में स्वागत है। इस सीरीज में हम आरओ एआरओ की प्रारंभिक परीक्षाओं में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर कर रहे हैं। अभी इन्हें जो क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं वो प्राचीन भारत के इतिहास से कवर कर रहे हैं। जो प्राचीन भारत का इतिहास है वहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें कवर कर रहे हैं। इसलिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप आरओ एआरओ की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर अदर जो भी एग्जाम है जैसे टीजीटी पीजीटी या फिर अदर स्टेट एग्जाम जहाँ पर हिस्ट्री के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि इसमें हम सिर्फ आंसर को नहीं देखेंगे, जो इनसे बनने वाले इम्पोर्टेंट तथ्य होंगे हम उन्हें भी कवर करेंगे। ठीक है, इसलिए देरी नहीं करते हैं, चलो वीडियो को देखते हैं। एक काम और कीजिएगा, मैं आंसर आराम से बताती चलूँगी। अगर आपको लगे कि जल्दी है तो आप वीडियो को पॉज़ करके आंसर दे लीजिएगा। लास्ट में आप कमेंट में अपना स्कोर कार्ड ज़रूर बताइएगा आपने कितने सही किए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैंने लिया है, शक विजेता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय हैं इन्हीं को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसे हम साफ कर देते हैं जिससे आपको बताने में काफी आसानी रहेगी। तो देखिए ये चंद्रगुप्त द्वितीय हैं विक्रमादित्य। ठीक है, इन्होंने ही ये गुप्त शासक थे। ठीक है, ये गुप्त शासक थे और इन्होंने ही जो पश्चिम भारत में एक जो शक शासक थे, इनका नाम था रुद्र सिंह। क्या नाम था इनका? रुद्र सिंह। रुद्र सिंह तृतीय। ठीक है, इनको इन्होंने पराजित किया था। ठीक है, और इसके बाद में ये शक विजेता कहलाए थे। ठीक है, अच्छा इससे और इम्पोर्टेंट तथ्य भी देख लेते हैं कि इन्होंने इनको पराजित करने के बाद में एक उपाधि धारण की थी। ठीक है, ये विक्रमादित्य भी इनकी उपाधि है और इन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में एक उपाधि ली थी, जिसको क्या कहते हैं, एक उपाधि ली थी जिसे कहते हैं शकारी। ठीक है, ये याद रखना, शकारी की उपाधि किस राजा ने ली थी? चंद्रगुप्त द्वितीय, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। याद रखना चंद्रगुप्त एक प्रथम भी है, यहाँ पे चंद्रगुप्त द्वितीय की बात हो रही है। ठीक है, तो इन्होंने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में क्या ली थी? शकारी की उपाधि ली थी। और साथ ही इन्होंने चांदी के जो सिक्के थे ना, चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। सर्वप्रथम इन्होंने चांदी के सिक्के जारी करवाए थे जिसका नाम इन्होंने रखा था रुपयक। रुपयक या फिर इसी को बोल सकते हैं रूपक। तो इस तरीके से चांदी के सिक्के जारी करवाने वाले भी ये गुप्त शासकों में प्रथम हो जाते हैं। और अच्छा एक इसमें एक और प्रश्न है कि इन्होंने चांदी के सिक्कों के एक तरफ मतलब लेख भी उत्कीर्ण करवाया था, मतलब पीछे लिखवाया था। ये इन्होंने ये जो शक थे, इन्हीं इनके 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 जो चांदी के सिक्के हुआ करते थे उसमें ये लोग लेख लिखाया करते थे और इन्हीं के लेखों से मतलब कि इन्होंने ये लिया था कि चांदी के सिक्कों पर इन्होंने कुछ लेख लिखवाए थे। तो इस प्रश्न में सिर्फ इतने तथ्य बनते हैं। शक विजेता कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इन्होंने उपाधि ली थी शकों को पराजित करने की, शकारी। और पराजित किसे किया था? रुद्र सिंह तृतीय को। और ये कहाँ के शासक थे? रुद्र सिंह तृतीय ये शक शासक थे और पश्चिम भारत के। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो देखो अब इस प्रश्न में टाइम नहीं लगेगा। प्रथम गुप्त शासक कौन था? तो यही थे चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, यही जिन्होंने किसको? शकों को पराजित किया था और शकारी की उपाधि धारण की थी। इन्होंने ही चांदी के सिक्के जारी करवाए थे। तो चांदी के सिक्के सर्वप्रथम किस गुप्त शासक ने जारी करवाए थे? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और क्यों जारी कराए थे? शकों को पराजित किया था। ठीक है, पश्चिम भारत से शकों का पूरी तरीके से इन्होंने उन्मूलन कर दिया था रुद्र सिंह को पराजित करके। रुद्र सिंह तृतीय थे। ठीक है, रुद्र सिंह तृतीय को पराजित किया था और चांदी के सिक्के
जारी करवाए थे। और इसका चांदी के सिक्कों का नाम क्या हुआ करता था, तो मैंने भी बताया था रुपयक हुआ करता था या रूपक। ठीक है, दोनों नाम आते हैं, रुपयक या रूपक। और जो इसके पीछे इसी रुपये की एक साइड पर, जैसे ये सिक्का होता है तो एक साइड पर जो लिखने का, कुछ लेख लिखने का जो इन्होंने अनुकरण किया था, वो इन्होंने यहीं से किया था, शक्कों के मोहरों से, शक्कों के जो सिक्के होते थे उनसे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था। ठीक है, जो गुप्तों की स्वर्ण मुद्रा होती है उसे क्या कहा जाता था, तो उसे कहा जाता था दिनार। ठीक है, और चांदी को क्या कहा जाता था, जो चांदी के सिक्के होते थे इनके गुप्त शासकों में, चांदी के सिक्के 2 बार मैं पीछे बता चुकी हूँ। ठीक है, देखो, तो ये भी प्रश्न तो आ सकता है ना, चांदी के सिक्के गुप्त काल में क्या कहलाते थे, तो ये कहलाते थे रुपयक। और गुप्त में जो स्वर्ण मुद्रा हुआ करती थी उसे कहा जाता था दिनार। ठीक है, और चांदी के सिक्के सर्वप्रथम जारी किसने करवाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जो मंदसौर प्रशस्ति है, प्रशस्ति लेख है, ये किस शासक की उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत करता है। ठीक है, ये मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख, बताइए। तो सबसे पहले तो आप ये बताइए कि ये मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख है कहाँ। मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख कहाँ है, तो ये है मालवा में। ठीक है, कहाँ है, मालवा में। ठीक है, और इसकी रचना किसने करवाई थी, इसकी रचना किसने करवाई थी, स्थान तो हो गया मालवा, और इसकी रचना किसने करवाई थी, तो इसकी रचना करवाई थी जो कुमार गुप्त थे, इनका ही एक समकालीन हुआ करता था, कुमार गुप्त प्रथम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कुमार गुप्त प्रथम। ठीक है, इनका एक समकालीन हुआ करते थे, कौन, वत्स भट्ट। कौन हुआ करते थे, वत्स भट्ट। तो ये वत्स भट्ट ये कवि हुआ करते थे, क्या हुआ करते थे, ये एक स्थानीय कवि हुआ करते थे, इनके शासनकाल में स्थानीय कवि हुआ करते थे, और इन्होंने ही मालवा में ये जो मंदसौर अभिलेख है इसकी रचना करवाई थी। तो देखिए कितने सारे प्रश्न यहाँ से बन गए कि मंदसौर प्रशस्ति अभिलेख किस शासक के शासनकाल में बना था, कुमारगुप्त के शासनकाल में बना था, और इनके शासनकाल के समय एक स्थानीय कवि रहा करते थे वत्स भट्ट, और वत्स भट्ट ने करवाया था मालवा में मंदसौर की रचना। ठीक है, चलिए इस प्रश्न में इतना ही, आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तीसरी शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था, यानी कि 3rd सेंचुरी के टाइम, ये 3rd सेंचुरी है, 3rd सेंचुरी में ये जो वारंगल है ये किस लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, बताइए। तांबे के बर्तनों के लिए, स्वर्ण आभूषणों के लिए, लोहे के यंत्रों या उपकरणों हेतु, या हाथी दांत के काम हेतु। तो इसका आंसर होगा सी, लोहे के यंत्रों और उपकरणों हेतु। देखिए यहाँ पर वारंगल में एक वो जाति रहा करती थी जिसको कहते थे अगरिया। ठीक है, ये अगरिया एक अगरिया लोग रहा करते थे, ये बहुत ज्यादा संख्या में रहते थे, और इनका क्या था, पारंपरिक व्यवसाय था, ये पारंपरिक व्यवसाय था, और ये लोहे की यंत्र और उपकरण बनाना, ठीक है, ये है ना, इनका पारंपरिक व्यवसाय था। तीसरी शताब्दी में वारंगल किस लिए प्रसिद्ध था, लोहे के यंत्रों और उपकरणों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, योग के आविष्कारक कौन है, तो आर्यभट्ट, चरक, पतंजलि या रामदेव। तो इसके जो योग के जो आविष्कारक हैं ये हैं पतंजलि। योग या योग दर्शन, आप कुछ भी कहिए, योग या योग दर्शन, इसके आविष्कारक या प्रणेता कौन थे, पतंजलि थे। ठीक है, वैसे तो हमारे जितने भी पुराण हैं, जैसे कि रामायण हो गया, महाभारत हो गया, गीता, जैन, बौद्ध, सभी में योग के बारे में बताया गया है, लेकिन फिर भी सर्वप्रथम महर्षि ये पतंजलि ही होते हैं जिन्होंने ये योग को मतलब एक दर्शन के रूप में बताया था। तो योग दर्शन के प्रणेता कौन होते हैं, यही है पतंजलि। ठीक है, अब मीमांसा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीमांसा के प्रणेता कौन थे, है ना।
तो सबसे पहले देखो मीमांसा में 2 थे, आप ऐसे समझ लीजिए। मीमांसा में 2 एक था पूर्व मीमांसा, एक था पूर्व मीमांसा और एक था उत्तर मीमांसा, ठीक है। और पूर्व मीमांसा के तो थे जैमिनी, तो पूर्व मीमांसा के थे जैमिनी और उत्तर मीमांसा के थे वादरायण, ठीक है। उत्तर मीमांसा के थे वादरायण। तो देखिए इसमें वादरायण तो दिया नहीं गया है, इसलिए पूर्व मीमांसा की हम लगा देंगे जैमिनी, ठीक है। तो मीमांसा की 2 मतलब शाखाएं थी, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, तो इसके हो जाएंगे वादरायण, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो पहले में ये आचार्य दिए हुए हैं और दूसरे में उनसे संबंधित जो उनके मत हैं वो दिए हुए हैं। तो देखो वल्लभाचार्य द्वैतवाद, इसके बाद रामानुज पुष्टि मार्ग, माधवाचार्य विशिष्टवाद, विशिष्ट अद्वैत और शंकर अद्वैतवाद। तो आप बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। इसमें इन ये वाले जो आंसर है यहाँ से आपको कूट मिलान करना है, ठीक है। तो देखिए शंकर के बारे में तो सब लोग जानते हैं कि अद्वैतवाद से संबंधित है। तो देखिए डी का 4 है, तो अगर हम डी का 4 शंकर का अद्वैतवाद से मिला दे तो सिर्फ एक ही आंसर बनता है, बाकी सारे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। सारे आंसर कट गए। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है, तब हमें क्या करना होता है, इसको देखो मिलाएंगे। हम कैसे मिलाएंगे, तो देखो वल्लभाचार्य जो हैं ये हैं पुष्टि मार्ग से, आप इनको सभी याद कर लीजिए। अगर 1 2 आते होते हैं तो आसानी से आंसर हो जाता है। इसके बाद में जो रामानुज हैं, रामानुज का जो मत है वो है विशिष्टाद्वैत, ठीक है। और माधवाचार्य का है द्वैतवाद, ठीक है। यानी कि वल्लभाचार्य का पुष्टि मार्ग, रामानुज का विशिष्टाद्वैत और मध्वाचार्य का द्वैतवाद और शंकर या शंकराचार्य है ना, दोनों नाम है, तो ये अद्वैतवाद। इस तरीके से ये है। तो इसमें बस इतना ही काफी है। आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना किसने की थी। गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना पूछा गया है, नागभट्ट प्रथम ने की थी, वत्सराज ने की थी, हर्षवर्धन ने की थी या फिर मिहिर भोज ने की थी। तो देखिए इसमें जो आंसर है इसका नागभट्ट प्रथम है। गुर्जर प्रतिहार जो गुर्जर प्रतिहार वंश है इनके नागभट्ट प्रथम ने स्थापना की थी। मतलब स्थापना करने वाले कौन से, नागभट्ट थे। देखिए जो राजपूतों का सर्वाधिक जो मतलब कि प्रसिद्ध वंश था, राजवंशों का सर्वाधिक जो प्रसिद्ध वंश था वो था प्रतिहार वंश, ठीक है। क्या था, प्रतिहार वंश। अब इनकी कई शाखाएं थी, तो इसमें अगर गुर्जर शाखा को जोड़ दिया जाए तो फिर ये बन जाते हैं गुर्जर प्रतिहार, ठीक है। इनकी एक गुर्जर शाखा थी तो ये बन गए गुर्जर प्रतिहार वंश। और गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी नागभट्ट प्रथम ने, नागभट्ट प्रथम ने। और ये नागभट्ट प्रथम का अगर शासनकाल देखा जाए तो लगभग 730 से लेकर 756 ईस्वी के बीच में है, ठीक है। ग्वालियर का एक अभिलेख है, ग्वालियर अभिलेख है जो इनसे संबंधित है, नागभट्ट प्रथम से कभी कभी ऐसे ही पूछ दिया जाता है। तो ग्वालियर अभिलेख से जानकारी मिलती है कि एक म्लेच्छ शासक हुआ करते थे, म्लेच्छ शासक, ठीक है। म्लेच्छ शासक हुआ करते थे, इनकी पूरी सेना को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। और ये भी कहा जाता है कि ये अच्छा ये म्लेच्छ शासक कौन सा हुआ करता था, ये लगभग शायद इसको अरब का शासक बोला जाता था, कि ये अरब शासक था और ये सिंध में इस समय सिंध में शासन कर रहा था, सिंध में आ गया था। तो एक प्रश्न इससे और बनता है कि अरबों से पश्चिम भारत को सुरक्षित किसने किया था। तो ये भी अरबों अरबों से पश्चिम भारत को सुरक्षित किया था नागभट्ट प्रथम ने। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था, ये कहाँ कहाँ किया था। कन्नौज प्रयाग में, प्रयाग या थानेश्वर में, थानेश्वर या वल्लभी में, या वल्लभी या प्रयाग में।
तो इसका आंसर होता है कन्नौज तथा प्रयाग में। ठीक है। अम, देखो ये सम्राट हर्षवर्धन जो थे, ये बौद्ध धर्म में देखो 2 शाखाएँ होती हैं ना बौद्ध धर्म में, एक होती है हीनयान शाखा और एक होती है महायान शाखा। हीनयान और दूसरी होती है महायान शाखा। 2 शाखाओं में विभक्त हो गया था बौद्ध धर्म। ठीक है। तो एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि हर्षवर्धन जो थे, ये बौद्ध धर्म के किस शाखा से संबंधित थे? तो इन्होंने महायान शाखा से संबंधित बताया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने बौद्ध धर्म की महायान शाखा का बहुत ज़्यादा प्रचार-प्रसार किया था और इसी को इन्होंने श्रेष्ठ साबित करने के लिए कन्नौज में, कहाँ? कन्नौज में एक सभा बुलाई थी। ठीक है। और वहाँ पे मतलब कि कई देशों से लगभग मतलब काफ़ी राजा, ब्राह्मण, पंडित और जो भी थे लोग आए थे। अ, और तो कहाँ पे उन्होंने धार्मिक सम्मेलन कराया? एक तो कन्नौज में हो गया और इस कन्नौज में जो धर्म सम्मेलन कराया था, इसकी अध्यक्षता की थी हेनसांग ने। किसने करवाई थी? हेनसांग ने। आपसे ये भी प्रश्न कई बार पूछा है कि ये हेनसांग किसके समय में आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये चीनी यात्री था। ठीक है। ये चीनी यात्री हैं और ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और ये कन्नौज का जो धर्म सम्मेलन होता है, इसमें ये क्या करता है? अध्यक्षता करता है। ठीक है। तो अध्यक्ष था। और इसके बाद में देखो ये प्रयागराज है, तो प्रयागराज के बारे में कहते हैं कि हर 5 वर्ष में, है ना? हर 5 वर्ष में ये प्रयाग में क्या करता था? धर्म सम्मेलन किया करता था और उसका नाम हुआ करता था महामोक्ष परिषद। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है कि महामोक्ष परिषद, है ना, किसके शासनकाल में हुआ करती है? मतलब अ, कहाँ हुआ करती थी महामोक्ष परिषद? तो ये होती थी प्रयाग में। ठीक है। और किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो आपको मेरे ख्याल से सारी जानकारी मिल गई होगी इस प्रश्न से। रटने की ज़रूरत नहीं है। जब तथ्य के साथ आप प्रश्नों को पढ़ेंगे तो प्रश्न ज़्यादा समय तक याद रहते हैं, क्योंकि इनसे कई सारे तथ्य एक दूसरे से जुड़ गए। अब जैसे आप ऐसे ही केवल क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था कन्नौज, प्रयाग, तो मे बी आप भूल जाते। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, हीनयान, महायान 2 शाखाएँ होती हैं, तो यही प्रश्न तैयार हो गया। दूसरा पता चला जैसे कि ये महायान शाखा से संबंधित थे। तीसरा इसी से चैन जुड़ी कि कन्नौज में करते थे धर्म सम्मेलन और प्रयागराज में करते थे। इसकी अध्यक्षता की थी हेनसांग ने। हेनसांग इनके दरबार में आया हुआ चीनी यात्री था। इसके बाद में ये प्रयाग में भी हर 5वें वर्ष में करते थे एक प्रसिद्ध धर्म सम्मेलन, जिसको महामोक्ष परिषद कहते थे। तो अब जब आपको एक तथ्य अगर भूलेंगे भी, दूसरे तथ्य से तथ्य एक दूसरे से लिंक हो रहे हैं, तो आपके भूलने के चांसेस कम रहते हैं। ठीक है। पीवाईक्यू को हमेशा ऐसे ही किया जाता है। सिर्फ वही क्वेश्चन आंसर कर लेने से कभी भी क्वेश्चन आंसर सेम नहीं आते हैं। उससे जुड़े हुए तथ्य जो होते हैं, आगे आगामी जो एग्जाम्स होते हैं उनमें उनसे जुड़े हुए तथ्यों से प्रश्न बनते हैं। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? ठीक है। अभिलेख बताना है, किस अभिलेख से पता चलता है कि जो ये स्कंदगुप्त थे, स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था? तो ये भीतरी स्तंभ लेख से जानकारी मिलती है, इलाहाबाद स्तंभ लेख से, मंदसौर अभिलेख से या उदयगिरि अभिलेख से? तो ये जानकारी मिलती है भीतरी स्तंभ लेख से। अब देखिए भीतरी स्तंभ लेख ये है कहाँ? तो ये है गाजीपुर जिले में। यूपी का है एक जिला गाजीपुर। ठीक है। यूपी का है गाजीपुर जिला। ठीक है। यूपी का है गाजीपुर जिला और वहीं पर एक सैदपुर तहसील है, उसी में भीतरी नामक स्थान है। भीतरी नामक स्थान पर ये भीतरी स्तंभ लेख है। तो भीतरी स्थान के नाम पर ही इसका नाम बोल दिया गया है, भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है। और इसी अभिलेख में ये जानकारी मिलती है कि हूणों के साथ गुप्त का क्या हुआ था? युद्ध हुआ था और जिसमें स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरीके से पराजित किया था। यानी कि भीतरी स्तंभ है, यहाँ स्कंद है। स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था और बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ही सुमेलित नहीं है?
तो ये विदेशी यात्री दिए हैं और ये भारत भ्रमण दिया है। हालाँकि ये क्वेश्चन एलिमिनेट कर दिया गया था। ये आरओ-एआरओ प्री परीक्षा 2021 में आया था। देखिए अ, ये दोनों ऑप्शन ज़्यादा विवाद बना रहे थे। देखिए इसमें जो आंसर है ये वाले में टाइम पीरियड है इनका 671 से 695 एडी, ठीक है, ईस्वी। और ये जो है इनका जो शासनकाल दिया है और इनका शासनकाल जो दिया हुआ है, इनका जो शासनकाल है वो है 915 से 916। तो वैसे तो आंसर यही बनेगा, पर इसको एलिमिनेट कर दिया गया था क्योंकि दो आंसर लगभग लगभग मैच कर रहे हैं, गलत हो रहे थे। इसमें पूछा गया था कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो फाइयान का 399 से 414 ये सही है। इनके बारे में एक जानकारी और बता दें। इनका जो भारत भ्रमण था वो 402 से 412 केवल 10 ईयर्स का है ना, 10 ईयर्स का ही है, 10 साल का। ये हेनसांग वाला 629 से 645 ये पूरी तरीके से सही है। अब कहेंगे ये 399 से 414 क्यों है, तो ये चीनी यात्री था फायान। ये जब भारत आते हैं तो इनकी जो यात्रा है ना, यात्रा में इनको समय जो लगता है और जाने में यात्रा में जो समय लगता है, इसमें पूरा जोड़ के दे दिया, तो ये ऑप्शन सही माना जा सकता है। ये हेनसांग का जो समय दिया ये पूरी तरीके से सही दिया है। इत्सिंग का जो टाइम पीरियड है वो 671 टू 695 एडी है, तो इसमें और ये जो 957 एडी दिया है ये वाला गलत होना चाहिए। तो वैसे इसका आंसर मेरे ख्याल से ये वाला हो जाना चाहिए, ठीक है, यही वाला गलत है, डी ऑप्शन, क्योंकि ये तो अगर देखा जाए तो भारत भ्रमण में इसका भी मैच हो रहा है, ठीक है। तो मैंने सारा टाइम टेबल बता दिया, आप अपने हिसाब से देख लेना। इसका आंसर एलिमिनेट कर दिया गया था क्वेश्चन को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। मैं हमेशा बताती हूँ ये नहीं वाले प्रश्न बहुत ध्यान से कीजिए, ठीक है। तो देखिए कुषाण जो शासक हैं ये स्वर्ण एवं ताम्र मुद्राएं, गुप्त स्वर्ण एवं रजत मुद्राएं, सातवाहन स्वर्ण मुद्राएं और कलचुरी स्वर्ण रजत एवं ताम्र मुद्राएं। देखिए ये जो कुषाण शासक हैं इन्होंने स्वर्ण मुद्राएं और ताम्र मुद्राएं चलाई थी, ये ठीक है। इन्होंने साथ में इन्होंने चांदी की मुद्राएं यानी कि रजत मुद्राएं भी चालू करवाई थी, इनकी इनकी रजत मुद्राएं भी हैं। गुप्त ने स्वर्ण मुद्राएं और रजत मुद्राएं दोनों हैं, ठीक है। इसी तरीके से ये जो सातवाहन है इन्होंने सातवाहन ने स्वर्ण मुद्राएं नहीं चालू करवाई थी। इनके बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। इन्होंने चांदी की, तांबे की और सीसा की, ठीक है, प्रश्न कई बार पूछा गया। एक और धातु बोली जाती पोटियम, है ना, इन्होंने इनकी मुद्राएं चालू करवाई थी और कलचुरी ने इन्होंने स्वर्ण रजत और ताम्र की मुद्राएं जारी करवाई थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, ठीक है, सी मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों से संबंधित है, यानी कि किसके लिए ये बनाई गई थी एलिफेंटा की गुफाएं। तो देखिए सबसे पहले बात तो आप एलिफेंटा गुफाएं समझ लो। अगर इनके बारे में हम जानकारी लें तो देखिए सबसे पहली बात तो ये है कहाँ पे, तो ये है महाराष्ट्र में। कहाँ है, महाराष्ट्र में है। और यहाँ पर टोटल 7 गुफाएं मिली हैं। कितनी हैं, टोटल 7 गुफाएं मिली हैं, ठीक है। और 7 गुफाओं में से 5 गुफाएं तो शैव से हैं, हिंदू धर्म से हैं, मतलब शैव मुख्यतः शैव से संबंधित है। और 2 गुफाएं हैं जो बौद्ध से संबंधित है। तो मुख्यतः पूछा गया है तो ये जैन धर्म से हो जाएगा, ठीक है। एलिफेंटा सॉरी किससे हो जाएंगी, शैव धर्म से। तो एलिफेंटा की गुफाएं किससे हो जाएंगी, शैव धर्म से संबंधित हो जाएंगी, ठीक है। एलिफेंटा की गुफाएं बनाई कब गई थी, अगर इनकी वो टाइम पीरियड पूछा जाए तो ये बनी थी 5वीं से 6वीं ईसा पूर्व बनाई गई थी, ठीक है। ओके नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इतना काफी है इसमें। ये अब पूछ रहे हैं एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था, किसके द्वारा कराया गया था, राष्ट्रकूटों ने या वातापी के चालुक्यों द्वारा या गंग शासकों द्वारा या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ये मेंस में और प्री दोनों में पूछा गया है, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो एलोरा की गुफाओं एलोरा की जो गुफाएं थी, इनके मंदिर जो इसके जो कैलाश मंदिर है, तो एक बार तो यही प्रश्न पूछा गया था कि कैलाश मंदिर कहाँ है एलोरा का। तो एलोरा की गुफाओं में, तो उसमें गुफाएं दी हुई थी, एलोफेरा गुफाएं और एलिफेंटा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, तो ये एलोरा में है। अब देखिए इनको आ, बनवाया किसने था, तो ये बनवाया था राष्ट्रकूटों ने, ठीक है। और ये कैलाश मंदिर को पता है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्यचकित नमूना माना जाता है। शैलकृत स्थापत्य का बहुत ही अद्भुत नमूना माना जाता है, स्थापत्य स्थापत्य ठीक है, आश्चर्यजनक नमूना माना जाता है। इसको बनवाया था राष्ट्रकूट शासकों ने, और राष्ट्रकूट शासकों में नाम था किसका, इनका नाम था कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम ने करवाया था, और ये क्या थे, राष्ट्रकूट शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। तो बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और शाक्त धर्म, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रकूट जो ये है, इसमें ब्राह्मण धर्म का महत्व काफी था, ठीक है। ब्राह्मण धर्म का महत्व काफी था, लेकिन जैन धर्म को राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। ब्राह्मण धर्म था तो बहुत, लेकिन प्रचार प्रसार जैन धर्म का बहुत ज्यादा हुआ था, और इसको राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। और वैसे जो सिपाही होते हैं ना, सिपाहियों की जो भर्तियां हुआ करती थी, उसमें मतलब कि जैनियों को भी शामिल, ब्राह्मण तो शामिल ही होते थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वगैरह, लेकिन इन्होंने जैन जो अनुयायी हुआ करते थे उनको भी शामिल किया था। इससे पता चलता है कि राष्ट्रकूटों के शासनकाल में जैन धर्म को काफी ज्यादा संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। अच्छा, ये इनके जो गुरु हुआ करते थे, जो राष्ट्रकूट शासक था अमोघ वर्ष, एक प्रश्न इससे भी जानकारी मिलती है। ये जो राष्ट्रकूट शासक हुआ करते थे अमोघ वर्ष, इनके गुरु थे, एक जैनाचार्य थे, जैनाचार्य थे, जिनको बोला जाता है जिनसेन। क्या बोला जाता है, जिनसेन, साफ साफ जिनसेन। और जिनसेन की एक रचना भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है, और रचना का नाम क्या है, आदि पुराण। क्या नाम था, आदि आदि पुराण की इन्होंने रचना की है। तो इस प्रश्न से इतना काफी है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 17 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखिए इनको देखो, मिलान वाले क्वेश्चन है, इनको जल्दी से कर देते हैं। देखो स्तूप जो है, स्तूप कहाँ है, सांची में है, ठीक है। और चित्रकारी कहाँ है, चित्रकारी है बाघ की गुफाओं में, ठीक है। कनिष्क का कनिष्क की जो सिर विहीन मूर्ति है, बी हेडेड स्कल्पचर है, ये कहाँ है, मथुरा से मिला है। और दशावतार मंदिर कहाँ है, देवगढ़ में है। तो इसका आंसर क्या बनना है, ये कूट दिए हुए हैं, तो इसका आंसर बन रहा है बी, ठीक है। ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, और इसका 3 है, यानी कि 21 43, तो 21 43, ठीक है। तो देखिए अब अगर इसमें आप कुछ और जानना चाहें, इसमें क्या ही डिटेल ज़्यादा बताएं, क्योंकि इसमें कोई डिटेल बनती नहीं है, सीधे सीधे फैक्ट है कौन कहाँ पर स्थित है, इसलिए इसको इतना ही रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है। तो देखिए अभी मैंने अभी सांची का बताया था, तो सांची का क्या हो जाएगा, स्तूप हो जाएगा। इसी तरीके से देखो एलिफेंटा की गुफाएं सुना होगा, तो ये गुफा हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में श्रमणवेल गोला, ठीक है, श्रमणवेल गोला, तो ये फेमस है किससे, मूर्ति से। यहाँ पर क्या है, श्रवणबेल गोला है कहाँ, कर्नाटक में है। सबसे पहली बात तो ये देखो, ये कर्नाटक में है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है, ये महाराष्ट्र में है। और ये सांची कहाँ है, ये श्रवणबेल गोला कहाँ, कर्नाटक में। और यहाँ पे एक मूर्ति है, ये मूर्ति बता दें, ये है गोमतेश्वर की, ठीक है, गोमतेश्वर की मूर्ति है ये। और इसका निर्माण किसने करवाया था, गोमतेश्वर की मूर्ति है ना। और इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण कराया था चामुंड राय ने। किसने करवाया था, चामुंड राय ने इसका निर्माण करवाया था। और सांची को तो पता ही है आपने, अशोक ने करवाया था, ठीक है। तो इतना ठीक है। तो इसका आंसर देखो, इसका आंसर क्या बनना है, देखो ए का बन रहा है 3, और
2 बी का बनना है 4 और खजुराहो का क्या हो जाएगा, खजुराहो के मंदिर फेमस है, तो सी का क्या हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा क्या 1। ठीक है, तो क्या बनना है 34 21, तो 34 21 किस में बनना है बी में। ठीक है, 34 21, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी कुछ ज्यादा नहीं है, इतना जानना था कि श्रवण बेलगोला कहाँ है, तो ये है कहाँ, गुमतेश्वर में। और मूर्ति है गुमतेश्वर की, है कहाँ, कर्नाटक में। और इसको निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण करवाया था चामुंड राय ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से फिर से सुमेलित करना है। ये प्रश्न काफी पूछे जाते हैं, सूची 2 को सूची 1 से सुमेलित करना, और दूसरे कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन ये अब काफी ज्यादा पूछने लगे। अब सीधे सीधे फैक्ट नहीं पूछे जाते, तो इनकी प्रैक्टिस काफी कीजिए। देखिए ये भी देखो 2010 में पूछा गया है। ये भीमबेटका की क्या थी, मैंने भीमबेटका कहाँ है, तो भीमबेटका है कहाँ, मध्य प्रदेश में। शौर्य टेम्पल कहाँ है, ये है तमिलनाडु में। देखो हम्पी तो सबको पता होगा कर्नाटक में है। अगर इससे देखो मानस सबको पता रहता असम में। देखो इनसे आंसर मिल रहा है भीमबेटका ए का 2, तो देखो ए का 2 2 में है, इसका मतलब ये 2 आंसर तो खत्म, ए का 2 है ना। इसके बाद में हम्पी, हम्पी कर्नाटक में है, तो सी का 4, तो सी का 4 देखो एक में, इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा बी। बाकी आप देख लीजिए, सोल टेम्पल तमिलनाडु में है, बी का 3 हो गया, और मानस डी का 1। ठीक है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेट करके भी जल्दी से आंसर कर सकते हैं, अगर टाइम कम बच रहा हो तो एग्जाम में। देखिए कानपुर उत्तर प्रदेश स्थित भीतर गांव मंदिर के संदर्भ में आपको बताना है कौन से कथन सही है। इसमें 2 कथन दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जा रहे हैं, खासकर अब जो ट्रेंड बढ़ रहा है 2020-21 के बाद से, जितने भी प्रश्न आ रहे हैं, अब न्यू एग्जाम जो बन रहे हैं पीसीएस के, पीएससी आयोग जो भी प्रेफर करवा रहा है, अब इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला कथन दिया गया है, इस मंदिर का निर्माण 5वीं 6वीं सदी के बीच में करवाया गया था। हाँ ये बिल्कुल सही है। और ईंटों से निर्मित ये मंदिर है, प्राचीनतम मंदिरों में से एक है, तो यस 5वीं 6वीं के मध्य करवाया गया था, क्योंकि गुप्त काल के पहले तो मंदिर ही नहीं होते थे, तो ये बहुत ही प्राचीनतम मंदिर है। इसके दोनों कथन सही हैं। ठीक है, और ये किस शैली में है, ये बनवाया किस समय गया था, ये बनवाया गया था गुप्त काल में। कब बनवाया गया था, गुप्त काल में बनवाया गया था। और इसकी शैली देखो, ये सबसे पहली बात तो ये गुप्त काल में बनवाया गया था। इसमें क्या तथ्य बताएं, ये गुप्त काल में बनवाया गया था, 5वीं से 6वीं शताब्दी में बना था। दूसरी इसकी शैली जो है वो है नागर शैली। ठीक है, ये नागर शैली में बना है, नागर शैली में बना है। और नागर शैली में और क्या है, ये पक्की ईंटों से निर्मित है, पक्की ईंटों से निर्मित है, और एक वर्गाकार जो चबूतरा होता है इस चबूतरे पर बना हुआ है, ये इसकी नागर शैली की पहचान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, तो किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है, भीतरगांव का मंदिर, और ग्वालियर का तेली मंदिर, कांदरिया महादेव मंदिर, ओसिया मंदिर। ठीक है, तो भीतरगांव का मंदिर जो बना हुआ है ये बना है, मैंने अभी बताया आपको, ये बना है नागर शैली में। पूछा क्या गया है, द्रविड़ शैली में। ठीक है, तो ये बना है नागर शैली में। इसके बाद में ग्वालियर का तैली मंदिर, ये बना है द्रविड़ शैली में। शिखर इसका किस में बना है, द्रविड़ शैली में शिखर बना। हालांकि इसमें जो मूर्तियां हैं और जो नक्काशी है, नक्काशी इतना डीप नहीं पूछेगा, नक्काशी और जो मूर्तियां हैं वो तो द्रविड़ शैली में बनी हुई हैं। ठीक है, वो किस में बनी है, वो द्रविड़ में, सॉरी वो बनी है नागर में। किस में बनी है, वो बनी है नागर में। ठीक है, लेकिन मंदिर का शिखर जो बना है वो द्रविड़ शैली में शिखर पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद में कांदरिया महादेव मंदिर है, ये किस में बना है, किस शैली बना है, तो ये बना है पंचायतन शैली में। ठीक है, पंचायतन शैली में। ठीक है, ये पंचायतन शैली में बना हुआ है, ये कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। ये ओसिया मंदिर कोई नहीं, इतना काफी है। ठीक है, और ये पंचायतन कांदरिया महादेव मंदिर के बारे में अगर पूछा था, इसको बनाया किसने था, तो इसका बनवाया था चंदेल शासकों ने, और नाम था उनका धंग देव चंदेल। और निर्माण हुआ था समथिंग 999, ठीक है 999 ईस्वी के आसपास इसको बनवाया गया था। 4 प्रश्न बचे हुए हैं। पहला प्रश्न आप देखते हैं 22 नंबर, महाबलीपुरम
महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्ष या पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका निर्माण कराया था नरसिंहवर्मन प्रथम ने, ठीक है। और इन्होंने ये पल्लव शासक थे, ठीक है, ये पल्लव शासक थे। तो कभी कभी ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किन शासकों ने बनवाया था? पल्लव शासकों ने बनाया था, नरसिंह प्रथम ने, ठीक है। इनका पूरा नाम हुआ करता था नरसिंह वर्मन वन महामल्ल, ठीक है। और इन्होंने दो प्रकार के स्मारक बनवाए थे, दो प्रकार के, जैसे एक तो इसको बोला जाता था मंडप, और दूसरा बोला जाता था एकास्म मंदिर। एकास्म मंदिर, एकास्म मंदिर का मतलब हुआ एक, मतलब एक, अश्म मतलब होता है पत्थर, तो एक ही पत्थर पर पूरा मंदिर बना दिया जाता था, इन्हीं को रथ मंदिर कहा गया, ठीक है। और ये ज्यादातर सभी मंदिर मामल्लपुरम, मामल्ल, ठीक है, सॉरी, मामल्लपुरम, जैसे महाबलीपुरम कहते हैं, मामल्लपुरम में ये सारे ये रथ मंदिर कहाँ है? मामल्लपुरम में विद्यमान है, जिसको महाबलीपुरम कहते हैं। इसी मामल्लपुरम को ही इसे महाबलीपुरम भी कहते हैं, ठीक है। तो करवाया किसने था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में किसके शासक अपने शासन काल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चालुक्य, चोल और कदम्ब और कलचुरी। देखिए, इसका आंसर कोई नहीं मिला है, क्योंकि ये जितने भी शासक हैं, चालुक्य, चोल और कदम्ब और कलचुरी, ये सभी अपने जो भावी राजकुमार हुआ, राजा हुआ करता, तो उसको राजकुमार के रूप में अपने जीवन काल में ही उसे मतलब घोषित कर दिया करते थे उत्तराधिकारी के रूप में। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुख्य था वो चोल में था, तो अगर इस आंसर के अकॉर्डिंग जाएं तो चोल हो जाएगा, लेकिन ये चारों में उत्तराधिकारी नियम लागू था, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को भी उस समय एलिमिनेट किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम, ठीक है, भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंध थे, मतलब किसके? भारत और रोम के बीच में क्या थे? संबंध थे। ये जानकारी कहाँ से मिलती है, मतलब किन पुरास्थल के स्रोतों से मिलती है? तो ये मिलती है कहाँ से? अरिकामेडू से। कहाँ से मिलती है? अरिकामेडू से। सो देखो, ये अरकामेडू है कहाँ पर? तो ये भारत के पूर्वी तट पर है ना, पूर्व में स्थित है। और एक बुक देखी होगी, एनोनिमस बुक है, काफी ज्यादा, जिसको बोलते हैं पेरिप्लस, पेरिप्लस ऑफ द, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन, एरिथ्रियन, एरिथ्रियन सी, ठीक है। एनोनिमस बुक है, मतलब इसके लेखक का नाम नहीं पता है। और इस बुक में इसी अरिकामेडू को एक अन्य नाम से जाना जाता है, पोडुके, या कहीं कहीं पर पेडुके भी लिखा है, ठीक है। और मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि ये टीजीटी एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। और यहाँ से अरिकामेडू से कुछ साक्ष्य मिले हैं रोमन के, जिसमें से जैसे दो हत्थे वाली सुराही होती है, जैसे इस तरीके से सुराही बनी है, इस तरीके से दोनों तरफ हत्थे लगे हैं ऐसे, ठीक है। तो क्या मिला है? दो हत्थे वाली सुराही मिली है, दो हत्थे वाला जो कलश होता है, दो हत्थे वाला, और शराब का कलश मिला है, शराब का क्या मिला है? कलश मिला है। और दूसरा मिला है रोमन लैंप मिला है, रोमन लैंप मिला है, और रोमन ग्लास भी मिला है। और ये काफी ज्यादा मात्रा में मिले हैं, तो इससे ये पता चलता है कि भारत और रोम के बीच में काफी अच्छे संबंध हुआ करते थे। ये है लास्ट प्रश्न। फ्रेंड्स, देख रहे हैं आपको, मैंने काफ़ी मेहनत से ये वीडियो बनाया है, और मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य हैं मैं उनको बड़े ही चैन लिंक करके बता रही हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स में शेयर करें, और अगर वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप अगर सपोर्ट करते रहेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, और हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। लेकिन अगर आप कमेंट करेंगे कि इससे और ज़्यादा डिटेल करके बताइए, तो मैं और ज़्यादा डिटेल भी बताऊंगी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस वीडियो का। निम्नलिखित में से किस राजा ने अपने मंत्रियों को पशुओं पर क्रूरता पर प्रतिबंध लगाने के लिए काशी भेजा था? तो देखिए, ये राजा कौन थे?
ये कुमारपाल थे, कुमारपाल वन, ठीक है। चालुक्य के राजा हुआ करते थे कुमारपाल। और ऐसा इन्होंने इसलिए किया था क्योंकि ये जैन अनुयायी थे, ठीक है। और जैन में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा मतलब कि हिंसा को अ, मतलब कि दूर रखते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं। और इन्होंने क्या किया था, पशु बलि, जो पशु वध जो होता है उसको इन्होंने मतलब बंद करवा दिया था पूरी तरीके से। हाँ, इस घोषणा करवा दी थी, पशु बंद बंद करवा। और जितने भी मतलब दूसरे क्षेत्रों में, काशी वगैरह क्षेत्रों में जहाँ पे हो रहा था, तो इन्होंने अपने मंत्रियों को वहां भेजा था कि क्रूरता मतलब कि अगर कोई वध ऐसा कर रहा है तो जबरदस्ती इसको पूरी तरीके से बंद कराया जाए, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 25 क्वेश्चन जो मैंने पूरे किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। और अगर वीडियो पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपना सपोर्ट ज़रूर बना रखें, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।